नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। आज हम कड़ी निंदा की गोली खाकर सोए हुए भारत को जगाना चाहते हैं। पिछले 24 घंटों में ऐसा बहुत कुछ हुआ है जिसने देश को आक्रोश और गुस्से से भर दिया है। जरा सोचिए, पहले पाकिस्तान का आतंकवादी सैयद सलाउद्दीन खुलेआम धमकी देता है कि वो भारत के किसी भी हिस्से में आतंकवादी हमला कर सकता है। उसके दोस्त पूरे भारत में फैले हुए हैं और वो पैसे के दम पर जहां चाहे हथियारों की डिलीवरी कर सकता है। इसके बाद अमरनाथ यात्रियों पर आतंकवादी हमला हो जाता है और 133 करोड़ की आबादी वाले भारत का सिस्टम कुछ नहीं कर पाता। हमारे सिस्टम में इतने छेद हैं कि आतंकवादी बड़े आराम से सांस लेते रहते हैं और देश का खून बहाते रहते हैं। असल में हर बार यही होता है, पहले आतंकवादी हमला होता है और फिर कड़ी निंदा होती है और इसके बाद हम दूसरे हमले का इंतजार करने लगते हैं। कोई ऐसी कार्रवाई कभी नहीं होती जिससे आतंकवादियों को अगला हमला करने से पहले 1000 बार सोचना पड़े। आज सवाल यह है कि ऐसा कब तक चलेगा? वो वक्त कब आएगा जब लोगों की जिम्मेदारी तय होगी और हम ये सुनिश्चित कर पाएंगे कि आगे भविष्य में कभी कोई आतंकवादी हमला नहीं होगा। कहने को तो हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं और हमारे देश में 133 करोड़ लोग रहते हैं, लेकिन अगर ये 133 करोड़ लोग मिलकर अपने देश की रक्षा नहीं कर सकते, मुट्ठी भर आतंकवादियों को रोक नहीं सकते, तो फिर यह आबादी देश के लिए एक बोझ मानी जाएगी। अमरनाथ यात्रियों पर हुआ हमला अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है और आज हमने इस पूरे आतंकवादी हमले का एक गहरा डीएनए टेस्ट किया है। अपने विश्लेषण के तहत हम आपको आज इजराइल भी लेकर चलेंगे और आपको वो दीवार दिखाएंगे जो इजराइल के दुश्मनों को रोक कर रखती है और जिसे पार करने की हिम्मत कोई भी आतंकवादी नहीं जुटा पाता। बड़ी बात यह है कि अगर इजराइल ऐसी अभेद दीवार बना सकता है तो फिर भारत ऐसा क्यों नहीं कर सकता। 1124 दिन तक कैद करके रखे तो ऐसे हालात में आपके ऊपर क्या बीतेगी? यह सवाल आपके दिमाग में कभी नहीं आया होगा, क्योंकि आप इराक के मोसुल शहर में नहीं रहते बल्कि भारत में रहते हैं। आपको अपनी किस्मत पर खुश होना चाहिए कि आप मोसुल में नहीं रहते, वरना आपको भी आईएसआईएस के आतंक को सहना पड़ता। इराक के मोसुल शहर को आईएसआईएस की गिरफ्त से आजाद करवा लिया गया है। वहां के लोग पिछले 3 साल से हर पल घुट घुट कर जी रहे थे, लेकिन अब उन्हें आतंक से आजादी मिल गई है। आज मोसुल की जनता को एक नई जिंदगी और नई आजादी की मुबारकबाद देना हम अपना फर्ज समझते हैं। हमारे पास मोसुल से नई तस्वीरें आई हैं जो गहरे विश्लेषण की मांग करती हैं। अब सवाल यह है कि आईएसआईएस का सरगना अबू बकर अल बगदादी कहां है? हमारे पास ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि बगदादी मर चुका है, लेकिन अब भी इस खबर की पुष्टि नहीं की जा सकती। हम इसके बारे में भी आज आपको पूरी जानकारी देंगे। और आज विश्व जनसंख्या दिवस है। इस मौके पर हमने दुनिया की आबादी से जुड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज आपके लिए इकट्ठा की है। जनसंख्या के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि ये एक ताकत भी है और एक कमजोरी भी है। बढ़ती हुई जनसंख्या दुनिया का सबसे बड़ा विरोधाभास है। जनसंख्या बढ़ने का एक अर्थ यह है कि इंसान ने मौत को पीछे धकेल दिया है, लेकिन इसका दूसरा अर्थ यह भी है कि हर गुजरते पल के साथ इंसान की संख्या बढ़ रही है और धरती के संसाधन कम हो रहे हैं। भूख इतनी तेजी से बढ़ रही है कि अनाज कम पड़ने लगा है। भीड़ इतनी तेजी से बढ़ रही है कि रोजगार के मौके कम हो रहे हैं और गाड़ियां इतनी तेजी से बढ़ रही हैं कि सड़कें कम हो रही हैं। इसलिए आज जनसंख्या और उसके प्रभावों पर बात करना जरूरी है। आज हम आपको भारत सहित पूरी दुनिया के कई रोचक आंकड़े दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉन-स्टॉप न्यूज में। अनंतनाग में अमरनाथ यात्रियों पर हमला करने वाले आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा। गृह मंत्रालय की उच्च स्तरीय बैठक में ये फैसला लिया गया। गृह मंत्री राजनाथ सिंह के घर हुई बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल, आईबी और रॉ के चीफ और गृह मंत्रालय के अधिकारी शामिल थे। करीब 1.25 घंटे तक चली बैठक में अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा को और पुख्ता करने के लिए 5 बड़े फैसले लिए गए। इनमें सबसे अहम है हमले को अंजाम देने वाले आतंकियों को मार गिराने का फैसला। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों के खिलाफ साझा अभियान चलाकर उनको खत्म करने का फैसला लिया गया है।
सुरक्षा बलों ने आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक लश्कर और हिजबुल के 4 आतंकियों ने मिलकर इस हमले को अंजाम दिया था। इनमें से 2 पाकिस्तानी आतंकी हैं, जबकि 2 स्थानीय। आतंकियों का नेतृत्व इस्माइल नाम का आतंकी कर रहा था। गृह मंत्रालय की बैठक में अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए चौकसी बढ़ाने का फैसला भी लिया गया। बैठक के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने पीएम को भी हमले के बारे में जानकारी दी। अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमले के बाद सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत आज श्रीनगर पहुंचे। सेना प्रमुख ने कश्मीर घाटी में तैनात सेना के अधिकारियों के साथ बैठक करके सुरक्षा व्यवस्था के बारे में जानकारी ली और जम्मू कश्मीर के राज्यपाल NN वोहरा से भी मुलाकात की। गृह मंत्रालय के निर्देश पर CRPF के महानिदेशक RR भटनागर भी कश्मीर घाटी गए हैं। कल अमरनाथ यात्रियों के ऊपर जो आतंकवादियों का हमला हुआ है, उससे हम लोगों को बेहद तकलीफ हुई है और पूरा देश उस घटना के कारण सदमे में रहा है। वहीं जम्मू कश्मीर सरकार ने हमले को लेकर गृह मंत्रालय को रिपोर्ट सौंप दी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक आतंकियों ने यात्रियों से भरी बस पर 2 बार हमला किया। पहला हमला 8:17 पर किया गया और जब बस सिर्फ 75 मीटर आगे बढ़ी थी तो दूसरी बार हमला किया गया, लेकिन हमले के बावजूद ड्राइवर ने बस नहीं रोकी। कुछ किलोमीटर के बाद एक पुलिस नाके पर बस रोकी गई, जहां आतंकियों की गोली से घायल यात्रियों को बस से उतारकर इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। आतंकी हमले में जान गंवाने वाले अमरनाथ के तीर्थयात्रियों का शव आज श्रीनगर से सूरत लाया गया। वायुसेना के विमान से तीर्थयात्रियों का शव सूरत लाया गया। आतंकी हमले में जान गंवाने वाले 7 तीर्थयात्रियों में से 5 गुजरात के थे, जबकि 2 तीर्थयात्री महाराष्ट्र के थे। बाद में महाराष्ट्र के दोनों तीर्थयात्रियों का शव हेलीकॉप्टर से महाराष्ट्र के पालघर ले जाया गया। मेरा 7:30 बजे रात को कल मेरी बात हुई। उन्होंने बोला कि अभी तो अच्छा है, हम लोग अभी रिटर्न आ रहे हैं, जम्मू जा रहे हैं। उसके बाद भी मेरे से बात तय हुआ। उसके बाद तो 8:30 बजे के बाद तो ऐसा न्यूज आ गया। आतंकी हमले में जान गंवाने वाले लोगों के लिए केंद्र सरकार ने 7 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। वहीं गुजरात सरकार 2 लाख और जम्मू कश्मीर सरकार 6 लाख रुपए देगी। आतंकी हमले के विरोध में आज देश के कई शहरों में प्रदर्शन हुआ। करप्शन के आरोप के बाद इस्तीफे की मांग के बीच बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को जेडीयू ने 4 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक के बाद पार्टी ने कहा कि तेजस्वी यादव तथ्यों के साथ अपनी बात रखें। दिन के बाद कुछ फैसला सुना है। 4 दिन का 4 दिन के बाद जिन पर आरोप लगा है वो तथ्यों के साथ आरोप लगे हैं, तथ्यों के साथ विवरण जनता की अदालत में पेश करें। इससे पहले कल आरजेडी ने साफ किया था कि तेजस्वी डिप्टी सीएम पद से इस्तीफा नहीं देंगे। वहीं तेजस्वी यादव की बर्खास्तगी की मांग पर अड़ी बीजेपी ने अल्टीमेटम के बाद बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। इंतजार करेंगे और अगर अगले 2-4 दिनों के अंदर नीतीश कुमार ने अगर तेजस्वी यादव को बर्खास्त नहीं किया तो बीजेपी बैठेगी और आगे की रणनीति का विचार करेगी। सोमवार को बिहार बीजेपी के अध्यक्ष नित्यानंद राय ने जेडीयू आरजेडी गठबंधन टूटने पर नीतीश को बाहर से समर्थन देने का संकेत दिया था। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लालू यादव की बेटी और राज्यसभा सांसद मीसा भारती आज प्रवर्तन निदेशालय में पेश हुई। प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने मीसा भारती से लगभग 8 घंटे तक पूछताछ की। मीसा से पैसों के लेन देन और खरीदी गई संपत्ति के बारे में जो सवाल पूछा गया, उन्होंने उसका लिखित जवाब दिया। 3 दिन पहले ही आयकर विभाग ने मीसा और उनके पति से पूछताछ की थी। ईडी ने मीसा के पति शैलेश को कल पूछताछ के लिए बुलाया था। कानून तो उस पर काम करना ही है उनको, तो फिर इस तरह से दोषारोपण किसी पर करने के लिए कि हम विपक्ष को कमजोर करने के लिए या हमको तंग करने के लिए किया जा रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ही ईडी ने मीसा भारती और शैलेश के दिल्ली स्थित 3 ठिकानों पर 8 जुलाई को छापेमारी की थी। पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल गोपाल कृष्ण गांधी उपराष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के उम्मीदवार होंगे। दिल्ली में बुलाई गई बैठक में 18 विपक्षी दलों ने गोपाल कृष्ण गांधी की उम्मीदवारी का ऐलान किया। राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार का समर्थन करने वाले जेडीयू ने भी गोपाल कृष्ण गांधी के समर्थन का फैसला किया है। एकजुट होकर और इंडिपेंडेंट लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं। सभी लोग अच्छा कैंडिडेट है, तो ये एक मैसेज सब तरफ चले जाए। 72 साल के गोपाल कृष्ण गांधी महात्मा गांधी के पोते हैं।
भारत के आखिरी गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी गोपाल कृष्ण गांधी के नाना थे। उपराष्ट्रपति का चुनाव 5 अगस्त को होगा और उसी दिन नतीजे आ जाएंगे। योगी सरकार ने आज यूपी विधानसभा में अपना पहला बजट पेश किया। वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने कुल 3,84,659 करोड़ का बजट पेश किया, जो पिछले बजट से 10.9% ज्यादा है। किसानों के कर्ज माफी के लिए 36,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। बजट में 55,781 करोड़ की नई योजनाएं भी शामिल हैं। यूपी की विकास दर का लक्ष्य 10% रखा गया है। प्रदेश की विकास दर को दहाई अंक में ले जाकर के देश के एक विकसिततम राज्यों की श्रेणी में खड़ा करना हम सबका लक्ष्य है। सुप्रीम कोर्ट ने पशु बिक्री मामले में केंद्र सरकार की अधिसूचना पर मद्रास हाईकोर्ट की ओर से लगाई गई रोक को बरकरार रखा है और कहा है कि ये रोक पूरे देश में जारी रहेगी। केंद्र सरकार ने 23 मई को एक अधिसूचना जारी कर देश भर में वध के लिए पशुओं की खरीद फरोख्त पर रोक लगा दी थी। इस अधिसूचना के खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गया। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम नारायण राणे के बेटे और कांग्रेस विधायक नीतीश राणे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। नीतीश और 23 दूसरे लोगों पर राज्य के एक अधिकारी से बदसलूकी करने और उसे धमकाने का आरोप है। ये लोगों के प्रश्न छुड़ाने का तरीका हो नहीं सकता। इस तरह की चीजों का हम कभी भी समर्थन नहीं करते। ये तरीका सरासर गलत है। इसी महीने 6 जुलाई को नीतीश राणे मछुआरों की समस्या को लेकर सिंधुदुर्ग के फिशरीज डिपार्टमेंट में एडिशनल कमिश्नर से मिलने गए थे। मुलाकात के दौरान नीतीश राणे ने गुस्से में अधिकारी पर मछली फेंक दी थी। कोर्ट में पेशी के बाद नीतीश को जमानत मिल गई। अरुणाचल प्रदेश के पापुमपेर जिले में जमीन खिसकने से 14 लोगों की मौत की आशंका है। हादसा दोपहर 3:30 बजे हुआ। राहत टीम मौके पर पहुंच चुकी है, लेकिन मिट्टी में दबे लोगों के बचने की आशंका बहुत कम है। पापुमपेर में पिछले 4 दिनों से भारी बारिश हो रही है। ISIS प्रमुख अबू बकर अल बगदादी के मारे जाने का एक बार फिर दावा किया गया है। मानवाधिकार के लिए काम करने वाली सीरिया के एक संस्था ने कहा है कि ISIS के टॉप कमांडरों से इस खबर की पुष्टि की गई है। कहा जा रहा है कि पूर्वी सीरिया के डेर एज़ोर इलाके में बगदादी के ये कमांडर उसके साथ थे। बगदादी को आखिरी बार 2014 में इराक के मोसुल में अल नूरी मस्जिद में देखा गया था। बगदादी की मौत को लेकर इससे पहले भी कई बार दावा किया जाता रहा है।